नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो ये पहली यूनिट है बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स के और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बेसिकली सिलेबस में पहली यूनिट है। ठीक है, तो मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के साथ साथ सी लैंग्वेज को देखेंगे। तो बेसिकली वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है ये। ठीक है, चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, मैं प्रोग्रामिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो खास करके मैं बेस लेवल से मतलब कोशिश करूंगा बेस लेवल से आपको समझाने की अच्छे से प्रोग्रामिंग की, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स वगैरह जो भी है तो उन पे हम नजर डालेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग जैसे आपको दिख रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, एक एक करके समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा जिन पे काम किया जाता है, जिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा उन पे काम किया जाता है। ठीक है, टूल्स बनाने के लिए अलग अलग बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, सीक्वेंस एनालिसिस टूल्स है ना, बहुत सारे यूज़ करते हैं हम। फाइलोजेनेटिक टूल्स है ना, तो बहुत सारे टूल्स हैं। जीन प्रिडिक्शन हो गया, ORF फाइंडर, तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिस्ट को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता होगा कि भाई जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन होते हैं उनका जो जनरली काम होता है वो क्या होता है। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन का काम होता है वो बेसिकली ये होता है कि डेटा को एनालाइज कर लो बस हो गया। नहीं, तो दोस्तों आपकी समझ के लिए मैं बता दूं कि जो बायोइन्फॉर्मेटिशियंस होते हैं उनका जनरली जो काम होता है वो ये काम होता है कि प्रोग्रामिंग का यूज करके, ठीक है, अच्छे अच्छे टूल्स बनाना, एल्गोरिदम्स बनाना, ठीक है, डेटाबेस बनाना। तो ये सब क्या होता है, एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन का काम होता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम बस एनालिसिस कर रहे हैं तो आप गलत हो, आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स मत लेना मास्टर्स लेवल पे। ठीक है, लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो प्राइमरी काम होता है टूल्स बनाना, एल्गोरिदम्स बनाना, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को मेंटेन करके रखना, तो ये सब बेसिकली प्राइमरी काम होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिशियन के। ठीक है, और ये जनरली किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा। ठीक है, अब भाई कंप्यूटर के ऊपर पूरी बायोलॉजी को लाना है तो बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग हमें सीखनी पड़ेगी। एक तरीके से फर्स्ट चीज हमारी क्या है, हमारे लिए प्रोग्रामिंग कोड्स हमें समझने पड़ेंगे कि कंप्यूटर किस चीज के कोड समझता है। ठीक है, कंप्यूटर भी एक तरीके की भाषा समझता है, तो उसी भाषा को बेसिकली हमें समझना है। तो सबसे पहले और सब, हाँ और दोस्तों एक चीज और कि जिन मतलब जो यहाँ पे मैं लैंग्वेजेस की बात करूंगा, जितने भी लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हो सकता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स बना सकते हो। जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है कि यही लैंग्वेज का आप यूज करोगे। हाँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये सारी लैंग्वेजेस कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन लैंग्वेजेस का ही किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो लैंग्वेज है बायोइन्फॉर्मेटिशियन एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज की जाती है जो, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टूल्स डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, पहली है सी। ठीक है, एक एक लैंग्वेज के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, फीचर्स उसके पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बताऊंगा मैं। ठीक है आपको। सेकंड है सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सी को बेसिकली थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया तो सी प्लस प्लस बन गई। आ रही बात समझ में, लेकिन दोनों को बनाने वाले अलग अलग हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बात हुई, किसी ने अटैची बनाई, ठीक है, और उस अटैची, जब अटैची बिक नहीं रही थी तो एक दूसरे बंदे ने क्या करा, अटैची के नीचे पहिए लगा दिए, है ना। तो अटैची के नीचे पहिए लगा दिए तो क्या हो गया, अटैचियां बिकने लग गई, है ना। तो सेम इसी तरीके से जब सी इतनी पॉपुलर नहीं हो रही थी तो सी प्लस प्लस मॉडिफाई करके बना दी गई। ठीक है, इसी तरीके से माई एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कह सकते हो, लेकिन ये डेटाबेस को बनाने में यूज की जाती है। किसको, डेटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए और डेटाबेसेस को बनाने के लिए, उनमें से डिलीट करने के लिए डेटा को। तो माई एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये दो सी प्लस प्लस बेसिकली क्या है, इनमें हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। आ रही बात समझ में। और एक चीज़ और, जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है, वो जो माई एसक्यूएल डेटाबेस बनाया गया है ना, ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली माई एसक्यूएल, जो कि ओरेकल कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। तो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को भी सी लैंग्वेज के अंदर ही कोड करा गया है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज करा गया है माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। आ रही बात समझ में। चौथी लैंग्वेज जो है बायोइन्फॉर्मेटिशियन को, किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को जो आनी चाहिए, वो है वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली वेब पेजेस को डील करने के लिए होगी, जाहिर सी बात है जब वेब पेज का नाम ही आ रहा है, ठीक है। तो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली वेब पेजेस को डील करने के लिए सीखनी पड़ती है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को। तो जनरली 3 लैंग्वेज होती है, एक HTML होती है, एक PHP होती है और एक CSS, ठीक है। ये बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। ये फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए होती है किसी भी वेब पेज में। ये होती है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज बोल सकते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इनके भी बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। तो बेसिक तौर पे ये जितनी लैंग्वेज मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारी हम कवर करेंगे, ठीक है। किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को कम से कम 3-4 लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, ठीक है। अगली है पाइथन। पाइथन मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, कह सकते हो, जो कि सी और C++ से थोड़ी सी क्या है, ईजी है। एडवांस नहीं बोलूंगा, ईजी है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर लाइब्रेरी है ना जो पाइथन की, जो पाइथन अवेलेबल करवाता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि सिंपल अगर मैं बोलूँ, अगर आप मारुति 800 चलाते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फीचर्स कम होंगे। अगर अब मैं आपको BMW दे दूं, तो वो कार तो दोनों ही है, लेकिन BMW क्या है, एक एडवांस कार है। उस वो मतलब फीचर से क्या होगी, ओवरलोडेड होगी, है ना। उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप मतलब बैग्स निकल जाते हैं, है ना। वो मतलब मारुति 800 में तो नहीं निकलेंगे, इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, इसमें नहीं होगा, तो काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। तो इसी तरीके से पाइथन क्या है, फीचर से ओवरलोडेड लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि स्पेशली बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से बायोलॉजिस्ट के लोगों के लिए ईजी पड़ जाता है पाइथन। और पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है, बेसिकली इसने रिप्लेस करा है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को, ठीक है। वो भी सब देखेंगे आने वाली वीडियोस में। अगली जो लैंग्वेज है पर्ल, ठीक है, और बायोपल। बायोपल बेसिकली इसके अंदर पैकेजेस होते हैं, ठीक है। ऐसी पाइथन के अंदर बायो पाइथन के क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं, ठीक है। फीचर्स जो प्रोवाइड करता है बेसिकली बायोलॉजिस्ट के लिए। बायोलॉजिस्ट को क्या चाहिए कि बायोलॉजी का डेटा किस तरीके से वो संभाल सके, तो पाइथन कुछ टूल अवेलेबल करवाता है जिसको बोलते हैं बायो पाइथन, ठीक है। इसी तरीके से पर्ल भी एक लैंग्वेज है। पर्ल, बायोपल, मतलब मॉड्यूल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है एडिशनली, जो कि बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोग्रामर बायोलॉजिस्ट है कोई, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, छोटी छोटी एडवांस फीचर्स। नेक्स्ट इज जावा, ठीक है। जावा थोड़ी एडवांस है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि भाई, और हाँ दोस्तों, मैं एक परफेक्ट प्रोग्रामर नहीं हूँ, तो मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम हो सकता है, ठीक है। अगर आप इनमें इन सब लैंग्वेजेस को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बस मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही कवर कर रहा हूँ। तो जावा थोड़ी एडवांस है, ठीक है। जनरली बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो होते हैं वो पाइथन पे ज़्यादा जाते हैं, पाइथन को सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो जावा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बेसिकली भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। थोड़ी टफ है जावा, थोड़ी सी मतलब, अब इसमें अलग अलग कोड सीखने पड़ते हैं ज़्यादा, थोड़ा एडवांस लेवल पे, ठीक है। जो अगली लैंग्वेज है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को आनी चाहिए, वो है आर, ठीक है। दोस्तों आर और पाइथन, ठीक है, ये दोनों ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिशियन का बैकग्राउंड एक तो बायोलॉजी का बैकग्राउंड होता है जनरली, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो वो बायोलॉजी पहले से सीख के नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोलॉजी का बंदा है तो वो आर को फटाफट सीख सकता है और पाइथन को भी सीख सकता है। आ रही है बात समझ में। तो पाइथन और आर एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो या मस्ट कह लो, आजकल जिस
मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो आर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और पाइथन का इस्तेमाल करके होता है। और सी और सी प्लस, आप बोलोगे सी और सी प्लस प्लस की बात क्यों की? भाई सी बेसिक लैंग्वेज है, सी इन सारी लैंग्वेज का क्या है, बेस है। इन सारी लैंग्वेज का सी बेस है। सी के अंदर ऐसे पैकेजेस होते हैं, डेटा टाइप्स वगैरह होते हैं, वो सारे जो भी बेस कोड्स होते हैं ना इसमें सी लैंग्वेज के अंदर, वो सारे कहीं ना कहीं इन सारी लैंग्वेज में भी होते हैं। इसलिए सी लैंग्वेज को बेस लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामर अगर सीख रहा हो कोई कोडिंग लैंग्वेज, तो सी सिखाई जाती है सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जो फीचर्स होते हैं बेसिकली वो इन सारी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी होते ही हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब एक एक करके सारे लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मस्ट बायोइन्फॉर्मेटिशियन, किसी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को भी कम से कम माई एसक्यूएल तो आनी चाहिए डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अपने डाटा को आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे वेब पेज के थ्रू या किसी भी मतलब पेज के थ्रू आप प्रेजेंट करोगे, तो जनरली वेब पेजेस के फॉर्म में ही जनरली हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डेटा जो होता है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में, डेटाबेस में। ठीक है, तो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। और तीसरी, या पाइथन आनी चाहिए या पर्ल आनी चाहिए कोई अच्छी लैंग्वेज, या जावा आनी चाहिए या आर आनी चाहिए। अगर आपको आर आती है, ठीक है, और पाइथन आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी, आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा काम पाइथन और आर का ही इस्तेमाल करके करा जा रहा है। ठीक है, तो आइए सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, किसने बनाई, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रोग्रामर, मतलब कोई भी बंदा सीखना चाहे बेस लेवल पे तो वो सीख सकता है। सी कोई ज़्यादा वो बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से सीख सकता है। देखो दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में ना, देखो होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। देखो, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, हम मान लो हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं ना हम लोग, तो होता क्या है, वी नीड अ प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी हमारी उस लैंग्वेज पे, तब तक हम उस लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे, अच्छी तरीके से बोल नहीं पाएंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की एक लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ये लैंग्वेजेस समझता है, कुछ ऐसे कोड समझता है जो कि बस कंप्यूटर को ही आते हैं। ठीक है, और हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो ये चीज़ होती है, अगर उन कोड को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप लैंग्वेज में अच्छे ट्रेंड हो जाओगे, प्रोग्रामर बन जाओगे। तो यही चीज़ होती है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे। ठीक है, कब? 1972 में। आ रही है बात समझ में? डेनिस रिचे एक मोस्ट पॉपुलर नाम है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, बेसिकली अमेरिकन थे व्यक्ति। ये कौन है? अमेरिकन है। ठीक है, अब तो इनका देहांत हो गया है। तो ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे बेसिकली। ठीक है, और इनका देहांत जो हुआ है 2011 में हुआ है। तो एक बुरी खबर है कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, कि इनकी डेथ हो गई है, 2011 में हुई है। और बेसिकली ये जो लैंग्वेज थी, सबसे पहले जब सी आई थी तो सी का बहुत क्रेज था। सी ने बहुत मतलब टाइम तक अपना क्रेज लोगों तक फैलाया, क्योंकि ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम तक इतनी कोई कंप्यूटर यूज नहीं करते थे इतने लोग। लेकिन जब सी आई और सी का जब योगदान इस व्यक्ति के हाथ में रहा, और ऐसा नहीं है कि बस सी लैंग्वेज के थ्रू मतलब सब कुछ हुआ, सी लैंग्वेज ने बहुत मतलब साथ निभाया है, एक तरीके से कह सकते हो फ्रेम दिया है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, ये कह सकते हो। तो डेनिस रिचे जो थे, इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन यूनिक्स प्रोग्रामिंग में, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बनाने में रहा है। ठीक है, तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया था इन्होंने, वो सी प्रोग्रामिंग का ही यूज करके बनाया था। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि ओरेकल हो गया, ये माई एसक्यूएल जो भी अब मैंने आपको बताया था पिछले पीछे डेटाबेस बनाने के लिए, तो इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे टूल्स हैं जो कि पहले के टाइम के हैं, 90s के टाइम के हैं, तो वो सी में बनाए गए हैं जनरली, सी सी प्लस प्लस का यूज करके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ रोबस्ट एंड केस सेंसिटिव लैंग्वेज। रोबस्ट का मतलब होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रोबस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर मैं सीधा बोलूँ तो, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोलूँ तो बॉम्ब प्रूफ, मतलब जिस जिस तरीके से बुलेट प्रूफ होता है ना, उस तरीके से बॉम्ब प्रूफ होता है। ठीक है,
तो रोबस्ट का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, और कभी कभी हम बोल सकते हैं बॉम्ब प्रूफ, ठीक है। तो बेसिकली जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बॉम्ब प्रूफ प्रोग्रामिंग है, बॉम्ब प्रूफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि भाई ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ, अगर आप कोड में मतलब सिंटैक्स में कैपिटल ए या स्मॉल ए यूज कर रहे हो तो दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अगर किसी प्रोग्राम में आप ऐसे बी मतलब यूज कर रहे हो एज अ, ठीक है, फंक्शन के अंदर, और एक कैपिटल बी आप बना रहे हो, तो क्या है, दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। अगर आपने स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, अगर कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो केस सेंसिटिव का ये मतलब है, स्मॉल लेटर में अगर किसी चीज को यूज करना है तो स्मॉल लेटर में ही यूज होगी, वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। प्रोग्राम के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं तो वो भी आपको समझने पड़ेंगे। अरे बात समझ में? अब ये क्या है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है भाई, हम सबको पता है, बाइनरी कोड्स हम पढ़ते हैं 0 1, ये क्या है, मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि मशीन बाइनरी डिजिट्स में ही नंबर समझता है, 0 या 1, 1 या 0, ठीक है। मशीन लैंग्वेज ये होती है। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है भाई, बेसिकली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है, इसमें बेसिकली क्या होते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि बस कंप्यूटर के द्वारा ही रिकॉग्नाइज होंगे। दोबारा रिपीट कर दूं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि बस कंप्यूटर ही समझ सकता है। आ रही है बात समझ? और ये बेसिकली क्या होते हैं कि इन्हें हम रीड नहीं कर सकते, ह्यूमन नॉन रीडेबल होती है, ठीक है। मतलब ह्यूमन नॉन रीडेबल, ठीक है, हम रीड नहीं कर सकते उस लैंग्वेज को। आ रही है बात समझ में? और दूसरी चीज ये है कि बेसिकली जो सी प्रोग्राम होता है, होता क्या है, एक पॉइंट में बताना आपको भूल गया, रोबस्ट में मेरे को याद आया अभी। तो इस वाले सेंटेंस में एक चीज बताना भूल गया आपको, वो ये है, मान लो आप सी में कभी प्रोग्राम लिखते हो, मान लो ये प्रोग्राम है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका एरर है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपके प्रोग्राम में एरर है, आपने कोई गलती कर दी, तो प्रोग्राम तो आपका रन होएगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक रन होएगा, यहाँ तक रन हो गया मान लो। फिर जब यहाँ पे रन होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा प्रोग्राम आपका। आ रही है बात समझ में? प्रोग्राम जब रुक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है, आपका एरर इस पोजीशन पे हैगा, इसे आप ठीक कर लो, डिबग कर लो। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली जो प्रोग्राम होता है, इससे क्या फायदा होता है, इससे बहुत फायदे होते हैं। यूजर का टाइम बच जाता है, प्रोग्रामर का टाइम बच जाता है, उसे ये पता लग जाता है जल्दी कि मेरा एरर प्रोग्राम में कहाँ है। अब कभी कभी तो क्या होता है कि जनरली हम कोई प्रोग्राम बना ले, उसमें एक वर्ड भी गलत हो गया तो क्या हो जाता है, कभी कभी पूरा प्रोग्राम ही रन नहीं करता, ठीक है। लेकिन सी ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। सी क्या करती है, प्रोग्राम को रन करती है, बट जिस जगह आपका एरर होगा वहां पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा, आज तक सबसे ज़्यादा यूज की गई है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि बनाए गए हैं सी का इस्तेमाल करके, मोस्ट पॉपुलर हैं, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आ रही है बात समझ में? यूनिक्स का मैंने आपको नाम बताया था, यूनिक्स, ठीक है। और कई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एप्पल का मैक ओएस, ठीक है, मैक ओएस, तो ये भी किस में बनाया गया, सी में बनाया गया, सी लैंग्वेज का यूज करके। एंड्रॉयड को बनाया गया है, डेटाबेस जैसे एसक्यूएल डेटाबेस भी किस में बनाया गया है, सी में बनाया गया है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं जो कि सी के अंदर कोड करे गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चली थी, और इसका करीब करीब 1995 2000 सन तक बहुत ज़्यादा यूज करा गया था काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब समझते हैं क्या बेसिकली, ठीक है। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि भाई एक ऑर्डर में ये लैंग्वेज एग्जीक्यूट होती है। क्या होती है, एक ऑर्डर में, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपने प्रोग्राम लिखा तो क्या होगा, बेसिकली एक ऑर्डर में ऊपर से नीचे
क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होते जाएगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फाइनली, ठीक है। एक एक करके एक एक लाइन क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक ऑर्डर में सेट ऑफ कमांड हमारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, जो सी लैंग्वेज है हमारी, कौन सी, सी लैंग्वेज, ये बेसिकली कुछ चीजें यूज करती है, जैसे फंक्शन यूज करती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और कंडीशनल मतलब ऑपरेटर्स यूज करते हैं, काफी सारी चीज यूज करते हैं, वेरिएबल, ये सब चीजें यूज करती है किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। इसका ही मैं आपको बताऊंगा मतलब क्या होता है जब प्रोग्रामिंग, आप ऐसा कर सकते हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप सीख रहे हो तो ये सब चीजें आपको पता लग जाएगी, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा बनाने के आगे, जब सी पे मैं वीडियो बनाऊंगा कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब समझाने की कोशिश करूंगा मैं डिटेल में, तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ ये, ठीक है। तो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, एक प्रोटोकॉल में क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब स्ट्रक्चर ओरिएंटेड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, अब देखो नॉर्मली अगर हम प्रोग्राम बनाने लगे तो भाई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत बड़ा जब प्रोग्राम हो जाएगा, उसके घाटे क्या है, घाटे ये हैं, सबसे पहला घाटा तो ये मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, है ना। दूसरा और सबसे बड़ा घाटा है वो क्या है, अगर कहीं इतने बड़े प्रोग्राम में एरर आ गया मान लो, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में प्रोग्राम को कोड करते हैं, स्ट्रक्चर में, आ रही बात समझ में। स्ट्रक्चर में कोड करने के बाद जो प्रोग्राम होता है हमारा, एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट होता है। स्ट्रक्चर वे का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर की तरीके में क्या मतलब हुआ मेरे कहने का, मतलब ये हुआ कि मान लो कोई लाइन यहाँ है, मान लो कोई लाइन, कोई चीज यहाँ पे है, उसे यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम को लिख रहे होंगे। तो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कहने का मतलब जो चीज दोबारा रिपीट होनी है वो रिपीट नहीं होगी, उससे आप बच सकते हो। तो उससे फायदा क्या होगा आपको, एक तो आपका प्रोग्राम छोटा हो जाएगा, ठीक है, कम मेमोरी लेगा, और जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, फास्ट एग्जीक्यूट होगा। ज्यादा मेमोरी लेगा तो टाइम भी लगेगा उसे एग्जीक्यूट होने में, है ना, मेमोरी ज्यादा है। तो ये सब फायदे होते हैं कुछ, ठीक है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज के, ठीक है। दिस लैंग्वेज हैज फुल सपोर्ट ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं सी को, और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म भी करते हैं, ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब बेसिकली क्या है, सी एक बेस लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया सी के अंदर आप डेटा टाइप्स, पॉइंट, फ्लोट वगैरह, इंटीजर, ये सब वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है, और भी काफी सारे फंक्शंस हो गए। तो सी लैंग्वेज के अंदर ही जितनी भी चीजें होती हैं, ये एक तरीके से हर एक, जितनी भी आप पाइथन पढ़ लो, आर पढ़ लो, ठीक है, पाइथन पढ़ लो, आर पढ़ लो, जावा पढ़ लो, पर्ल पढ़ लो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सब में देखने को मिलेंगी, डेटा टाइप्स, पॉइंटर, है ना, ये सब चीज, वेरिएबल्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, तो ये सब चीजें सब में देखने को मिलेगा, फंक्शंस हो गए, ठीक है, ये सब में सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। इस वजह से सी को एक बेस लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर कोई बंदा सीख रहा है तो सबसे पहले कोशिश करो सी सीखने की, ठीक है, अगर उसे प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी, इट शेयर द सेम कॉन्सेप्ट सच एज डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड मैनी मोर। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, लेकिन इनका बेस क्या है, सी है, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज सबसे पहले लैंग्वेज आई थी इन सबके कंपैरिजन में। सी से पहले भी और लैंग्वेज आ चुकी हैं, बी भी आ चुकी है, बी को भी इन्हीं व्यक्ति ने क्या करा था, बनाया था, ठीक है, लेकिन सी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है, सी इज हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज विच मीन्स दैट प्रोग्राम रिटन इन सी कैन रन इन अदर मशीन्स। आ रही बात समझ में। तो सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब पोर्टेबल का ये हुआ, मान लो आपने एक मशीन के अंदर किसी प्रोग्राम को बनाया, ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को आप दूसरे मशीन के अंदर रन कर रहे हो, मान लो दूसरे कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे हो, तो ये रन हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसलिए मशीन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, पोर्टेबल बोलते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट। आप किसी भी मशीन में बनाओ, ये किसी भी मशीन में रन कर सकता है प्रोग्राम, अगर आप रन करवाना चाहते हो उसे, ठीक है। तो ये फायदा होता है इस लैंग्वेज का। और बेसिकली हर एक कंप्यूटर आजकल जो आता है वो बेसिकली सी उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग सी में आप उसके प्रोग्राम, मतलब सी के प्रोग्राम उसमें आप रन कर ही सकते हो, ठीक है।
सी कंसोल ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होता है उसमें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लैंग्वेज को के फीचर समझेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो वही 3 काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है यार, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।